नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सीबीएसई क्लास 10वीं सामाजिक विज्ञान पार्ट 3 भारत में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे बेटा। आज तो भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या प्रोसेस थी, प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े या प्रथम विश्व युद्ध से क्या कुछ प्रोत्साहन लोगों को मिला, तो इससे संबंधित पढ़ लेते हैं बेटा। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव। युद्ध के कारण रक्षा संबंधी खर्चे बढ़ गए थे। जो सरकार थी उसके जो खर्चे थे वो बढ़ चुके थे और उन थे वो बढ़ करके अधिक हो गए थे और जो मूल्य थे खाने की वस्तुओं के वो 1913 से और 1918 के बीच में क्या हुआ था, दोगुने हो गए थे। आम आदमी जो थे उन पर अत्यधिक परेशानी आई थी। ग्रामीण इलाके के जो लोग थे जबरन सेना में भर्ती कर दिए गए थे। जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहाँ पर फौज जाती थी ब्रिटेन सरकार की, और वहाँ पर जो भी अच्छे लंबे ठाड़े लोग दिखते थे उन्हें ज़बरदस्ती सेना में भर्ती कर लिया जाता था। तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रथम प्रभाव भी क्या पड़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो है सरकार के खर्चे बढ़ गए थे और उन्होंने टैक्स और ड्यूटी बढ़ा दी थी। बाहर से कर्जे भी लिए थे, ठीक है बेटा, और कस्टम ड्यूटी बढ़ गई थी, अतिरिक्त कर्ज उठाना पड़ा था। इसके अलावा जो चीज़ें हैं उनकी कीमत बढ़ गई थी। और जो अगला कारण क्या रहेगा, भारत के कई भागों में क्या हुआ था बेटा, भारत के कई भागों में उपज खराब हो गई थी। भोजन की कमी हो गई थी और एक महामारी थी इन्फ्लुएंजा की महामारी जो फैल गई थी। और जो 1921 की जनगणना थी, 1921 की जनगणना के आंकलन में बताया गया था कि 120 से 130 लाख लोग उस दौरान महामारी के कारण मारे गए थे। तो ये देख लो भारत में राष्ट्रवाद जो है किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध ने क्या भूमिका निभाई थी। प्रथम विश्व युद्ध ने बेटा इसमें भूमिका निभाई थी कि जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें सरकार के खर्चे बढ़ गए थे। खर्चे को पूरा करने के लिए कर्ज लिए टैक्स बढ़ाए, राजस्व जो है वो अधिक कर दिया, कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी। और युद्ध के 4 वर्ष थे कि लोगों को ज़बरदस्ती सेना में भर्ती किया गया था। अब सेना में भर्ती किया गया था तो इसीलिए सरकार का जो है विरोध होना स्वाभाविक था। दूसरी बात ये थी कि जिस महामारी जो फैली थी, महामारी के कारण 1921 की जनगणना में जो बताया गया 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। लेकिन जो सरकार थी उन्होंने महामारी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने टैक्स को इकट्ठा करने में और सेना को बढ़ाने में जोर दिया जा रहा था। इसलिए लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई थी। आगे देख लेते हैं बेटा सत्याग्रह। सत्याग्रह के बारे में आप क्या पढ़ोगे बेटा। सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के बारे में क्या कहा था। क्वेश्चन ये बन सकता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के बारे में क्या कहा था या महात्मा गांधी के क्या विचार थे। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के रूप में जन आंदोलन का एक नायाब तरीका निकाला था। क्या एक तरीका अपनाया था। यह तरीका इस सिद्धांत पर आधारित था कि कोई सही मकसद के लिए लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वाले से लड़ने के लिए ताकत की जरूरत नहीं है। गांधी जी का विश्वास था कि सत्याग्रही अहिंसा के द्वारा ही अपनी लड़ाई जीत सकता है। तो इसमें क्या कहा गया बेटा, इसमें कहा गया जो गांधी जी थे उन्होंने जो सत्याग्रह को एक नायाब तरीका बताया था कि जो सत्याग्रही होते हैं वो अपने अत्याचारी दुश्मन से लड़ने के लिए क्या है, उसे ताकत की जरूरत नहीं है, बल्कि क्या जरूरत है, उसे सत्य के आचरण की जरूरत थी। और अहिंसा के द्वारा अपनी लड़ाई लड़ी जा सकती थी। अगले को देखते हैं रॉलेट एक्ट में क्या कहा है। रॉलेट एक्ट 1919 जो है 1919 में रॉलेट आया था। और जो इसकी खास बात क्या रही थी, इसकी असीम शक्ति प्रदान करती थी। इसके तहत बिना ट्रायल, मतलब भारतीयों पर बिना किसी ट्रायल के उन्हें
कैद में डाला जा सकता था और 2 साल तक उन पर कोई सुनवाई भी नहीं हो सकती थी। तो इसलिए इस 1919 रॉल एक्ट का भी विरोध होना स्वाभाविक था। अब इसके बाद क्या हुआ था बेटा, 6 अप्रैल 1919 को रॉल एक्ट के विरोध में गांधी जी ने देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी। देशव्यापी हड़ताल शुरू कर दी थी बेटा, और इसके समर्थन का आह्वान किया गया था। अलग अलग शहर से ना लोग इसके समर्थन में निकल पड़े थे, दुकानें बंद हो गई थी, कारखाने और मजदूर हड़ताल पर चले गए थे। तो ये जो सब कुछ हुआ था, इसमें क्या कि जो राष्ट्रवादी भावना थी, लोगों को इकट्ठा होने में सहायता मिली। जब सारे लोग इकट्ठे निकल पड़े, किस लिए निकले थे? वो अपने राष्ट्र के लिए निकले थे। हालांकि हो सकता है उस समय उनके उद्देश्य अलग अलग थे। कोई अपने टैक्स से बचना चाहता था, किसान अपने जो किसानों पर टैक्स लग रहा था उससे बचना चाहते थे, जमींदार अपना टैक्स से बचना चाहते थे, और जो लोग अंग्रेजों की हुकूमत के कारण परेशानियां भुगत रहे थे या ज़बरदस्ती उन्हें सेना में भर्ती किया जा रहा था, तो वो सभी अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इकट्ठे हुए थे। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें राष्ट्रीयता की भावना जुड़ी हुई थी। अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट्रवादियों पर कठोर कदम उठाए। कई स्थानीय नेताओं को बंदी बना लिया गया था, जबकि महात्मा गांधी को क्या था, दिल्ली में नहीं जाने दिया। महात्मा गांधी को दिल्ली जाने से रोका था। ठीक है जी। अब जलियांवाला बाग की बात अगर करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड की, जलियांवाला बाग 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर पुलिस में शांति प्रदर्शन पर गोली चलाई थी। 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर में पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर क्या था, गोली चलाई थी। इसके कारण क्या थी, जो लोग थे वो जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। लेकिन जो सांड्रेस था उस दौरान, जो वहाँ का कानून अधिकारी था, जनरल डायर जो था, जनरल डायर ने वहाँ पे जो मेन गेट था निकासी का, वो बंद कर दिया था चारों तरफ से, और उन पर जो इकट्ठे थे लोग, भीड़ पर गोली चलवा दी थी। तो इस जो घटना है ये बड़ी ही दुखद घटना थी। इसमें लगभग हजारों लोग मारे गए थे। लेकिन जो सरकारी रिपोर्ट थी उसमें बहुत ही कम लोगों को दर्शाया गया कि लोगों की मौत हुई है, लगभग 300 लोगों को दर्शाया गया था। लेकिन असलियत ये थी कि उसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। निहत्थे लोगों पर ये गोलियां चलाई गई थी। अब इसमें क्या हुआ था कि चारों तरफ जो है हिंसा फैल गई थी, लेकिन गांधी जी अहिंसावादी थे। इसलिए गांधी जी ने अपने जो एक असहयोग आंदोलन छेड़ा था वो उस समय वापस लेने का निर्णय लिया था। ठीक है ना। तो जो ये वापस लिया था, ये वापस ले लिया था। अब आगे हम पढ़ लेते हैं आंदोलन के विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ी। रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह मुख्यतः शहरों तक सीमित था। महात्मा गांधी को लगा कि भारत में आंदोलन का विस्तार होना चाहिए। उनका मानना था कि ऐसा तभी हो सकता है जब हिंदू मुस्लिम एक मंच पर आए। तो जो आंदोलन था गांधी जी का, असहयोग आंदोलन जो कर रहे थे उस दौरान पर, रोल टैक्स का विरोध कर रहे थे। रोल टैक्स के विरोध में क्या था कि लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे, शहरों में ही सीमित थे। जबकि गांधी जी क्या चाहते थे कि जो आंदोलन है वो बड़े पैमाने पर होना चाहिए। अब बड़े पैमाने पर कैसा होगा, जब ग्रामीण और शहरी मिलकर के एक साथ आएंगे तभी तो बड़े पैमाने पर होगा। अब हिंदू मुसलमान उस समय बटे हुए थे, तो हिंदू मुसलमानों को भी एक मंच पर लाने का कार्य हम पढ़ेंगे। तो खिलाफत आंदोलन के मुद्दे थे। जो खिलाफत आंदोलन के मुद्दे गांधी जी को एक अवसर दिया। खिलाफत आंदोलन के जो मुद्दे थे, गांधी जी को एक मौका दिया था कि हिंदू और मुस्लिम को इकट्ठा किया जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध में ना तुर्की की हार हो गई थी, और ओटोमन शासक था वो एक कड़ी संधि के समझौते की अफवाह फैली हुई थी। और जो खलीफा था ओटोमन साम्राज्य में, जो इस्लामी खलीफा था, उसके तरफदारी में मुंबई में 1919 में एक खिलाफत कमेटी बनाई गई थी। किसके लिए? खलीफा के समर्थन में। कहाँ? ओटोमन साम्राज्य के खलीफा के समर्थन में क्या बनाई थी? एक कमेटी बनाई थी, और उसका नाम क्या था? खिलाफत। ठीक है जी। ये कब बनाई थी? 1919 में। तो इसमें मुख्य लोग कौन थे? मुख्य लोग थे शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली दो भाइयों ने एक कमेटी बनाई थी, और
ये भी चाहते थे कि जो महात्मा गांधी है ना, महात्मा गांधी क्योंकि एक बड़े नेता थे, ये भी चाहते थे कि महात्मा गांधी अगर उनके साथ होंगे तो खिलाफत आंदोलन को क्या है, एक बड़ा रूप मिलेगा। इसलिए महात्मा गांधी को इन्होंने अपने साथ लिया और खिलाफत आंदोलन शुरू किया। 1920 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के खिलाफ पद के समर्थन में और स्वराज के लिए एक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने का प्रस्ताव पारित हुआ। तो अगर ये कहा जाए कि एक आंदोलन जो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन एक कह सकते हैं हम, या स्वराज के लिए 1920 कलकत्ता अधिवेशन में क्या था, पारित हुआ था। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। असहयोग आंदोलन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्वराज स्थापित हो पाया क्योंकि भारतीयों ने उनके साथ सहयोग किया। उसी सहयोग के कारण अंग्रेज हुकूमत करते रहे। यदि भारतीय सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजी राज 1 साल के अंदर चरमरा जाएगा और स्वराज आ जाएगा। गांधी जी को विश्वास था कि यदि भारतीय लोग सहयोग करना बंद कर दें तो अंग्रेजों के पास भारत को छोड़ चले जाने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। तो महात्मा गांधी ने जो 1919 में एक पुस्तक लिखी थी और उसमें इस बात का जिक्र किया था कि जब भारत आए थे अंग्रेज, तो उस दौरान जो भारतीय थे उन्होंने उनका सहयोग किया था और उस सहयोग के कारण ही ना अंग्रेज अपना क्या हुकूमत मतलब यहाँ पे जमा पाए थे। और अगर वो भारतीय उनका सहयोग करना बंद कर दें, भारतीय उनका सहयोग अगर करना बंद कर दें तो उनकी हुकूमत जो है कुछ ही दिनों में, मानो 1 साल में चरमरा जाएगी और उन्हें भारत छोड़ने पर मजबूर किया जाएगा। तो आगे असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की कुछ मुख्य बातें हैं, वो एक बार देख लेते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रदान की गई उपाधियों वापस करना। तो जो महात्मा गांधी को भी उपाधि मिली हुई थी अंग्रेजों की, वो भी महात्मा गांधी ने वापस कर दी थी। दूसरी बात क्या है, सिविल सर्विस, सेना, पुलिस, कोर्ट, लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग और स्कूल का बहिष्कार करना। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। यदि सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से बाज न आए तो संपूर्ण अवज्ञा आंदोलन करना। तो असहयोग आंदोलन में क्या क्या बात हुई थी। नंबर 1 तो जो उपाधियां थी अंग्रेजी सरकार ने जो भारतीयों को दी थी वो लौटाना है। दूसरा सिविल सर्विस है, सेना है, पुलिस है, कोर्ट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है और स्कूल आदि का बहिष्कार करेंगे। और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे और साथ ही अपनी देशी वस्तुओं को अपनाएंगे। अगर अंग्रेज जिसे गांधी ने कहा था ना सविनय विज्ञान आंदोलन, वही उसी की बात यहाँ पे हो रही है। आंदोलन के विभिन्न स्वरूप, विभिन्न स्वरूप में आप क्या पढ़ोगे, विभिन्न असहयोग, असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत जनवरी 1921 में हुई थी। क्वेश्चन अगर 1 नंबर का बनेगा तो यही बनेगा कि खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1921 में हुई थी। इस आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों ने शिरकत की। हर वर्ग की अपनी महत्वाकांक्षा थी, अपने स्वराज के आह्वान और सम्मान था, लेकिन विभिन्न लोगों ने इसके लिए विभिन्न अर्थ थे। वही बात जो मैं कह रहा था कि सब लोगों के जो स्वार्थ थे वो अपने अलग अलग थे। कुछ दुकानदार थे, अधिक कर दे के परेशान थे। किसान थे, उनसे जबरन कोई खेती करवाई जा रही थी, जबरन की जा रही थी, फिर उस पर टैक्स भी अपने मन मुताबिक लगाए जा रहे थे। कई जगह क्या है कि बागानों में ज़बरदस्ती खेती करवाई जा रही थी, उन्हें बंधुआ मजदूरी पर रखा जा रहा था किसानों को। और जो बंधुआ मजदूरी पे थे उन्हें घर के लिए जाने नहीं दिया जाता था। तो इसलिए लोग दुखी थे, परेशान थे। अब परेशान लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। तो शहरों में आंदोलन पढ़ लेते हैं, क्या रूपरेखा रही थी शहरों में आंदोलन की। शहरों में जो आंदोलन असहयोग आंदोलन रहा था, शहरों में मध्य वर्ग से आंदोलन में अच्छी भागीदारी रही। हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए थे, शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया था, वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी। मद्रास को छोड़ अधिकांश राज्यों में काउंसिल चुनावों का बहिष्कार हुआ था। मद्रास की जस्टिस पार्टी में ऐसे लोग थे जो ब्राह्मण नहीं थे, उनके लिए काउंसिल के चुनाव एक ऐसा माध्यम थे जिससे उनके हाथों में कुछ सत्ता आ जाती, ऐसी सत्ता जिस पर केवल ब्राह्मणों का नियंत्रण था। तो चुनाव में ब्राह्मणों को छोड़ करके जो और लोग थे
उन्होंने बहिष्कार में भाग नहीं लिया, क्योंकि वो इस मौके का फायदा उठा गए, क्योंकि जो ब्राह्मण थे वो तो खिलाफ में हो गए थे, लेकिन अब चुनाव लड़ने के लिए जो आएंगे तो उनमें से ही चुना जाएगा और सत्ता में उनका कुछ भागीदारी हो जाएगी, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का विरोध नहीं किया था। अब आगे और क्या कह रहे हैं इस पॉइंट में, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, शराब की दुकानों का घेराव, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 1921 से 1922 तक विदेशी कपड़ों का आयात घटकर आधा हो गया था। तो प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही, जब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था तो निर्यात और आयात पर भी फर्क पड़ना था। 102 करोड़ रुपए से घटकर 57 करोड़ रुपए रह गया था। विदेशी कपड़ों के बहिष्कार से भारत में बने कपड़ों की मांग बढ़ गई थी। जो आयात था, आयात पहले क्या था, 102 करोड़ का था, जो घटकर कितना रह गया था, 57 करोड़। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जब अगर कहीं पर हड़ताल होती है, कुछ होता है, तो उसका प्रभाव आयात और निर्यात पर भी पड़ता है। आंदोलन में सुस्ती के कारण, आंदोलन में मतलब सुस्ती क्यों आ गई थी, आंदोलन कमजोर क्यों पड़ा? नंबर एक बात तो ये है कि जो मील में कपड़े बने थे वो सस्ते होते थे और क्वालिटी में थोड़ा अच्छे होते थे, लेकिन वहीं पे क्या है कि जो हमारे देसी कपड़े थे, खादी के जो कपड़े थे, वो थोड़ा महंगे पड़ते थे, इसलिए लोगों को सस्ता कपड़ा खरीदने के लिए कुछ खरीदना पड़ता था, जो धीरे धीरे सुस्ती आने लगी थी आंदोलन में। दूसरी बात यह है कि जो अंग्रेजी संस्थानों में बहिष्कार से विकल्प के तौर पर भारतीय संस्थानों की कमी की समस्या उत्पन्न हो गई थी। ऐसे संस्थान बहुत धीरे धीरे, बात यहाँ पर कहने की मतलब ये है कि जो गरीब तबका था, लोगों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे या फिर मजदूरी नहीं थी, अब वो इतना लंबा आंदोलन कर नहीं सकते थे। थोड़े दिनों तो उन्होंने किया, लेकिन कुछ ज़रूरतों के लिए उन्हें मजबूरन काम पर लौटना पड़ा था, स्कूलों में जाना पड़ा था, इसलिए क्या था, आंदोलन जो है सुस्त पड़ गया था। अब गांवों में अगर विद्रोह की बात की जाए तो शहरों के बाद गांवों में भी असहयोग आंदोलन फैलने लगा था। भारत के विभिन्न भागों में किसान और आदिवासी भी आंदोलन में शामिल हो गए। तो किसान भी परेशान थे, क्योंकि उनसे जबरन खेती कराई जा रही थी, और दूसरी बात यह है कि उन पर से लगान भी मनचाहा वसूला जा रहा था। उसी प्रकार से आदिवासियों का हाल था। अब देखते हैं अवध में जो असहयोग आंदोलन था उसका क्या रूपरेखा रही थी, कौन वहाँ पर नेतृत्व किया था। अवध में बाबा रामचंद्र ने, किसने किया था, बाबा रामचंद्र ने किसानी आंदोलन की अगुवाई की थी। वे एक सन्यासी थे। जो बाबा रामचंद्र ने अवध में अगुवाई की थी, और वो क्या थे, एक सन्यासी थे, जिन्होंने पहले बंधुआ मजदूरी के तौर पर फिजी में काम किया था, और तालुकादारों और जमींदारों से अलग मालगुजारी मांगे जाने के विरोध में किसान उठ खड़े हुए। किसानों की मांग थी कि मालगुजारी कम कर दी जाए। किसानों की क्या मांग थी कि मालगुजारी जो कम कर दी जाए, बेगार समाप्त कर दी जाए। तो यहाँ पे अगर बेगार की बात की जाए तो बेगार क्या था, बेगार ये था कि बगैर किसी मजदूरी के, कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी और उनसे काम लिया जाता था, किसानों से, मजदूरों से, तो उसे बेगारी कहा जाता था। कठोर जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया। जो कठोर करना शुरू कर दिया, वह किसानों की समस्या समझना चाहते थे। अक्टूबर में अवध किसान सभा का गठन हुआ। इसकी अगुवाई किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों ने की थी। अपने आप को किसानों के आंदोलन से जोड़कर कांग्रेस अवध आंदोलन का एक व्यापक सहयोग आंदोलन के साथ जुड़ने में सफल हो पाई। कई संस्थानों ने लोगों महात्मा गांधी का नाम लेकर लगान देना बंद कर दिया। तो यहाँ तक जो राष्ट्रवाद की भावना है वो इसीलिए पनपी थी, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि लोग जो है उस शासन के विरुद्ध थे। पहले तो छोटी छोटी रियासतों में, लेकिन सभी लोग जब अंग्रेजों से दुखी हो गए थे, ब्रिटिश सरकार से दुखी हो गए थे, तो उनके खिलाफ एकत्रित होना जरूरी था। इसलिए धीरे धीरे जो है लोगों में क्या आई, राष्ट्रीयता की भावना पैदा होने लगी थी। अब यहाँ पर आंदोलन की बात चल रही है,
तो आंदोलन के बारे में और पढ़ लेते हैं। आंदोलन आदिवासी किसान जो है उनका क्या रवैया रहा था। महात्मा गांधी ने स्वराज आदिवासी किसानों ने अपने ही ढंग मतलब निकाला। आदिवासियों को जंगल में पशु चराने, वहां से फल और लकड़ियां इकट्ठे करने से रोका जाता था। जंगल से संबंधित नए कानून उनकी आजीविका के लिए खतरा साबित हो रही थी। सरकार उन्हें सड़क निर्माण में बेकार करने के लिए बाधित करती थी। तो आदिवासियों के लिए भी प्रॉब्लम थी। क्या क्या परेशानी आदिवासियों को हुई। नंबर एक तो ये थी कि उन्हें लकड़ियों के लिए या पशु चराने के लिए या फल वगैरह इकट्ठे करने के लिए जंगलों में नहीं जाने दिया जा रहा था। दूसरी बात ये थी कि उनसे आजीविका, तो इसलिए क्या था कि आदिवासी भी जो थे इस विद्रोह में महात्मा गांधी के साथ खड़े हो गए और मतलब जो अंग्रेज अफसर थे उनके विरुद्ध एक युद्ध छेड़ दिया था। बागानों का हाल भी ऐसा ही था। बागानों में भी क्या था, जो मजदूर वर्ग था वो परेशान था। क्या था बागान में, इंडियन एमिग्रेशन एक्ट 1859 1859 के अनुसार चाय के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना अनुमति के बागान छोड़कर जाना मना था। मतलब बगैर अनुमति के वो बागान नहीं छोड़ सकते थे। उन्हें घर जाना होता था लेकिन उन्हें वो नहीं मिलता था, मंजूरी नहीं मिलती थी। ठीक है जी। लेकिन रेलवे और स्टीमर की हड़ताल के कारण वे बीच में ही फंस गए। पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह से पीटा। जो बागान कर्मी थे, जब वो उन्हें अंग्रेज नहीं जाने दे रहे थे तो वो ज़बरदस्ती जाने लगे और ट्रेन बीच में ख़राब हो गई। और क्या हुआ था फिर, पुलिस ने उन्हें पकड़कर बुरी तरह से पीटा था। तो ये बागानों से संबंधित समस्या हो गई थी। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1921 में अगर हम पढ़ते हैं तो क्या था सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन 1920। 1920 के अंत आते आते 1921 का अंत आते आते कई जगहों पर आंदोलन हिंसक हो गया था। और फरवरी 1920 में, क्योंकि गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे, वो अहिंसावादी थे और आंदोलन को उसी रूप में आगे बढ़ाना चाहते थे। और जब वो कई जगहों पर क्या थी, हिंसक घटना हो गई थी, तो महात्मा गांधी ने 1922 फरवरी 1922 को क्या था, असहयोग आंदोलन वापस लेने का निर्णय लिया था। कांग्रेस 19 के तहत हुआ था। तो इसके बारे में भी बच्चों ये देखना पड़ेगा। मैं जो इसकी मेन मेन बातें हैं उन पर एक नज़र डालते हैं। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जैसे पुराने कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी बनाई और काउंसिल की राजनीति में भागीदारी की वकालत करने लगे। उधर दूसरी बात क्या थी, सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता जन आंदोलन और पूर्ण स्वराज के पक्ष में थे। ठीक है बेटा। अब आगे क्या कह रहे हैं, ये आगे कह रहे हैं कि यह कांग्रेस के अंतर्द्वंद और अंतविरोध का एक काल था। इस काल में ग्रेट डिप्रेशन का असर भी भारत में महसूस किए जाने लगा। 1926 में खाद्यान्नों की कीमत गिरने लगी। 1930 में कीमत मुंह के बल गिरी। ग्रेट डिप्रेशन के प्रभाव के कारण पूरे देश में तबाही का माहौल था। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही रहेगा, लेकिन जो बचा हुआ पार्ट है हमारा इस लेसन का, वो हम दूसरी पार्ट में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।